प्रीतम सिंह और वीर सिंह जी अच्छे दोस्त थे। प्रीतम ने अपनी बेटी पूर्वी की शादी वीर सिंह के बड़े बेटे विवेक से बचपन में ही तय कर दी थी। जब विवेक और पूर्वी बड़े हुए तो दोनों ने घर वालों के कहने पर शादी के लिए हाँ कर दी। वीर सिंह का दूसरा बेटा अच्छित बचपन से अपनी बुआ जी के साथ रहता था। साल में 1 से 2 बार अपने माता पिता से मिलने आता था। अब अच्छित की पढ़ाई खत्म हो गई थी तो कुछ दिनों के लिए अपने मम्मी और पापा जी के पास आ गया था। उर्मिला जी वीर सिंह की बीबी हैं, विवेक और अच्छित की माँ हैं। विवेक और पूर्वी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों की सगाई हो गई थी। 3 महीनों में दोनों की शादी होनी थी। ये 3 महीने कब गुजर गए पता ही नहीं चला। अच्छित ने अपने भाई की शादी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले रखी थी। पूर्वी और विवेक ने भी साथ जीने मरने की बहुत सारी कस्में खाई और एक साथ बहुत सारे सपने भी देखे। वीर सिंह खुश थे विवेक और पूर्वी की शादी से। अच्छित दोनों को शादी से पहले छिप छिप के मिलने में मदद करता था। पूर्वी भी प्यार से अच्छित को देवर जी बोलती थी, वहीं अच्छित पूर्वी को भाभी बोलता था। विवेक को पूर्वी की खूबसूरती और पूर्वी की मासूमियत से प्यार था। विवेक भी दिखने में अच्छा था तो पूर्वी क्यों ना कहती, लेकिन कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा खुशियों को भी खुद की ही नज़र लग जाती है। ऐसा ही एक दिन पूर्वी के साथ हुआ। मेहंदी की रात थी। बहुत जोर शोर से तैयारियां हुई थी। सब लोग साजो संगीत में व्यस्त थे। मेहंदी की रात पूर्वी सीढ़ियों से गिर जाती है। विवेक उस वक्त अपने घर में शादी की खुशी मना रहा था। जब पूर्वी सीढ़ियों से गिरती है उस वक्त अच्छित किसी काम से प्रीतम जी के घर था। पूर्वी सीढ़ियों से नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। चारों तरफ हल्ला सुनकर प्रीतम जी और अच्छित पूर्वी को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अच्छित बार बार बोल रहा था, भाभी हम बस अस्पताल पहुंचने वाले हैं। थोड़ी देर में वीर सिंह जी और विवेक भी अस्पताल पहुंच जाते हैं, जहां डॉक्टर बताते हैं पूर्वी जिंदगी भर लंगड़ा कर चलेगी। पूर्वी के दाहिने पैर की हड्डी बुरी तरह से टूट गई है, जो प्लास्टर और ऑपरेशन के बाद भी सही नहीं हो सकती है। विवेक घबराते हुए बोलता है, तो क्या पूर्वी का पैर कभी ठीक नहीं होगा? डॉक्टर विवेक के कंधे पर हाथ रखकर बोलते हैं, अब कोई चमत्कार ही पूर्वी को ठीक कर सकता है। विवेक की आंखों में आंसू थे। विवेक बोलता है, पापा आप और अच्छित घर जाओ, मैं और अंकल जी हैं यहाँ। वीर सिंह जी अकेले में विवेक को समझाते हैं कि तुमने अपने दोस्तों के साथ शराब का सेवन किया था, ऐसी हालत में तुम्हें घर जाना चाहिए। विवेक बोलता है, तो प्रीतम अंकल जी के साथ कौन रुकेगा? पीछे खड़ा अच्छित बोलता है, मैं रुकता हूँ अंकल जी के साथ। वीर खुशी से अच्छित के सर पर हाथ फेरते हैं और बोलते हैं, अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो ज़रूर बताना बेटा। प्रीतम सिंह और अच्छित दोनों अस्पताल में रुक जाते हैं। प्रीतम सिंह जी काफ़ी थके हुए थे तो वो वहीं पर अपनी कमर सीधी करने लगे थे। अच्छित ने प्रीतम सिंह जी को आराम करने को बोला। अंकल जी मैं हूँ यहाँ पर, आप थोड़ा आराम कर लो। प्रीतम सिंह जी आराम करने जाते हैं। वो बोलते हैं, बेटा अच्छित मैं यहीं पर हूँ। बेटी को ऐसी हालत में देख कर नींद तो नहीं आएगी, जब पूर्वी को होश आए तो मुझे बता देना। अच्छित बोलता है, अंकल जी मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अच्छित वहीं बैठकर चाय पीने लगा। तभी नर्स ने अच्छित को बुलाया और बताया कि आप उनके साथ भी बैठ सकते हो, जब उन्हें होश आए तो उन्हें ये दवाई दे देना। थोड़ी देर में प्रीतम सिंह जी वहां आ जाते हैं। अच्छित बोलता है, अंकल जी अभी होश नहीं आया पूर्वी को, नर्स ने ये दवाई दी है, जब भाभी को होश आएगा तो उन्हें ये दवाई देनी है। प्रीतम सिंह जी बोलते हैं, बेटा अच्छित तुम बिल्कुल अपने पापा जैसे हो, साफ दिल और समझदार। अच्छित पूर्वी के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में पूर्वी को होश आया तो पूर्वी ने हल्की आवाज़ में बोली, अच्छित तुम यहाँ, तुम्हारे भैया कहाँ हैं? अच्छित ने झूठ बोला कि भाई अभी अभी घर गए हैं, बहुत परेशान थे वो आपके लिए, बार बार अभी भी फ़ोन करके पूछ रहे हैं। पूर्वी दवाई लेकर सो जाती है। सुबह नर्स पूर्वी के पास आती है। पूर्वी नर्स से पूछती है, वो कहाँ है जो मेरे साथ थे? नर्स प्यार से बोलती है, मैडम आप बहुत लकी हो जो इतना चाहने वाला पति मिला है आपको। पूर्वी सोचती है नर्स विवेक की बात कर रही है। पूर्वी शर्माते हुए बोलती है, शादी तो आज थी हमारी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही अब होगी। तभी नर्स इशारा करते हुए बोलती है, लो जी आ गए आपके होने वाले पति। पूर्वी भी खुशी से दरवाजे की तरफ देखती है। दरवाजे पर अच्छित को देखकर पूर्वी नर्स को बताती है कि वो लड़का मेरा देवर है, पति नहीं। नर्स ने हैरानी से बोला,
कल रात से आपके देवर ने ही आपकी सेवा की है। अच्छित दरवाजे पर खड़ा किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी पूर्वी ने अंदर आने का इशारा किया। इसी बीच प्रीतम जी भी अंदर आ गए। प्रीतम जी ने पूछा, अब तबीयत ठीक है तुम्हारी? पूर्वी हकीकत से अनजान थी कि अब वो ज़िंदगी भर लंगड़ा कर चलेगी। पूर्वी को लगा शायद कुछ हफ्तों में वो पहले की तरह ठीक हो जाएगी। अच्छत पूर्वी के पास आया और बोला, भाभी जी क्या हुक्म है मेरे लायक? पूर्वी हंसते हुए बोलती है, तो आपका भाई विवेक कब आएगा? अच्छित अपने भाभी के साथ मजाक करते हुए बोला, लगता है जहाँपनाह की याद आ रही है। अच्छित संजीदा होते हुए बोलता है, अभी भाई से ही बात कर रहा था, बस पहुँचने वाले हैं। इधर प्रीतम जी सोचते हैं अगर पूर्वी को सच्चाई बताई तो पूर्वी की खुशी गायब हो जाएगी। थोड़ी देर में विवेक आता है अपने पापा और मम्मी के साथ। पूर्वी खुशी से विवेक को देखे जा रही थी, लेकिन विवेक परेशान था। पूर्वी सोचती है शायद मेरी हालत की वजह से विवेक परेशान है। कुछ ही दिनों में पूर्वी घर आ जाती है। दिन गुजर रहे थे। पूर्वी जब भी विवेक को कॉल करती तो विवेक काम का बहाना करके कॉल काट देता। भोली पूर्वी हकीकत से अनजान थी। एक दिन पूर्व को विवेक की आवाज़ सुनाई दी। जब उनकी बात सुनने के लिए बाहर की तरफ गई तभी विवेक की आवाज़ आई, मैं पूर्वी से शादी नहीं कर सकता। ये सुनते ही पूर्वी के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। पूर्वी ने छिप कर उनकी बात सुन ली। बीर सिंह जी हाथ जोड़कर प्रीतम जी के सामने माफ़ी मांग रहे थे अपनी बेटे की हरकत के लिए। बीर सिंह जी बोलते हैं, मुझे पूर्वी अपनी बहू के रूप में आज ही स्वीकार है, लेकिन विवेक को पूर्वी के लंगड़ेपन से दिक्कत है। विवेक गुस्से से बोलता है, एक अपाहिज लड़की से मैं शादी करके ज़िंदगी भर उसका भार नहीं उठा सकता। ज़िंदगी भर मैं एक अपाहिज लड़की के साथ कैसे रह सकता हूँ? पूर्वी अब जान चुकी थी कि वो अब ज़िंदगी भर ठीक से नहीं चल सकेगी। प्रीतम जी अपनी बेटी के लिए परेशान थे। प्रीतम सिंह जी सोचते हैं, काश आज पूर्वी की माँ जिंदा होती तो मैं अपने गम उससे बांटता। प्रीतम की बिगड़ी तबीयत देखकर बीर बेचैन हो गया। बीर सोचता है अगर मैं अच्छित से पूर्वी की शादी करवा दूं, लेकिन अच्छित के शादी के फैसले तो मेरी बहन ही करेगी। बीर सिंह अतीत में खो जाते हैं। मेरी बहन रश्मि ने एक हादसे में अपने बेटे को खो दिया था। रश्मि की बिगड़ती हालत देखकर हमें अच्छित को अपनी बहन रश्मि को देना पड़ा। अपने दिल पर पत्थर रखकर हमने अपना 2 साल का बेटा अच्छित रश्मि को दे दिया। जब तक रश्मि ठीक हुई तब तक अच्छित 12 साल का हो गया था। रश्मि ने मुझसे विनती की, वो अच्छित को पालना चाहती है। अच्छित आपका बेटा है तो मैं आप दोनों के बीच में कभी नहीं आऊँगी। बीर सिंह यानी कि मैं खुश था कि मेरी बहन रश्मि अब ठीक है। जब भी हमारा अच्छित को मिलने का मन होता तो हम उससे मिलने रश्मि के घर चले जाते। अच्छित भी रश्मि को बुआ जी बोलता था, लेकिन रश्मि की शर्त थी कि वो अच्छित की शादी अपने पसंद की लड़की से ही करेगी। बीर सिंह जी अब वर्तमान में वापस आ गए थे। बीर सिंह जी सोचते हैं, कैसे बताऊं रश्मि को कि मैं किस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ। अच्छित आज रश्मि को लेने गया है, दोनों पहुँचने वाले होंगे। तभी दरवाजे पर रश्मि जी और अच्छत दस्तक देते हैं। रश्मि और बीर में मेल मिलाप होता है। अच्छित अपने कमरे में जाता है जहाँ उसे विवेक नहीं दिखता। अच्छित सोचता है ज़रूर विवेक भैया भाभी से मिलने गए होंगे। हकीकत से अनजान अच्छित पूर्वी से मिलने उसके घर जाता है। शायद उस वक्त प्रीतम जी घर से बाहर थे। पूर्वी को देखकर अच्छित जोर जोर से बोलता है, भाभी जी कैसी हो आप? पूर्वी अभी विवेक की बातों से वैसे ही परेशान थी और अच्छित का भाभी बोलना आज पूर्वी को सुई की तरह चुभ रहा था। पूर्वी अच्छित की बातों को अनसुना करके वहाँ से जाने लगती है। अच्छत हैरान था, आखिर आज पूर्वी भाभी को क्या हो गया है। तभी अच्छत प्रीतम जी को आते हुए देखता है। अच्छत पूछता है, अंकल जी भाभी को क्या हुआ? वो मेरी बातों को अनसुना कर रही हैं। प्रीतम जी सारी बात अच्छत के समक्ष रख देते हैं। अच्छत हैरान था, ये कैसा प्यार है विवेक भाई का जो पूर्वी को बुरे वक्त में अकेला छोड़ रहा है। जब पूर्वी भाभी को विवेक भैया की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उनके सहानुभूति और प्यार की, तभी उन्होंने भाभी को अकेला छोड़ दिया। अच्छत प्रीतम जी को समझाता है कि विवेक भाई ऐसे कैसे रिश्ता खत्म कर सकते हैं। पूर्वी भाभी एक अच्छी और साफ दिल की लड़की हैं जो आज के वक्त में बहुत कम देखने को मिलती हैं। पूर्वी भाभी और विवेक भैया तो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
यह हादसा ही उनकी प्रेम की परीक्षा है। ऊपर खड़ी पूर्वी उनकी बात सुन लेती है। पूर्वी सोचती है कि काश विवेक की भी यही सोच होती। बीर सिंह और रश्मि जी अक्षत के बारे में बात कर रहे थे। रश्मि जी ने बताया कि अब अक्षत नौकरी करने लगा है तो सोच रही हूँ उसकी शादी के बारे में। विवेक की शादी के बाद मैं अक्षित के लिए रिश्ता देखूंगी। वैसे कहाँ है विवेक, मिलने नहीं आया। तभी घर के नौकर ने बताया कि विवेक जी तो आज सुबह ही घर से निकल गए थे। रश्मि जी गुस्सा करते हुए बोलती हैं, कैसे बाप हो तुम, अपने बेटे के बारे में पता नहीं। बीर सिंह बोलते हैं, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, अगर आप गुस्सा न हो तो। रश्मि बोलती है, बताओ बीर क्या बात है। बीर सारी बात रश्मि जी को बताते हैं। रश्मि जी बोलती हैं, बहुत बुरा हुआ पूर्वी बेटी के साथ, तो क्या सोचा है फिर तुमने विवेक के बारे में। बीर सिंह अक्षत और पूर्वी के शादी की बात रश्मि जी के समक्ष रखता है। रश्मि जी गुस्से से चिल्लाकर बोलती हैं, दिमाग खराब तो नहीं हो गया तेरा, बड़े भाई की होने वाली बीवी से शादी करेगा अक्षत। बीर सिंह जी पूछते हैं, अक्षत नज़र नहीं आ रहा, कहाँ है वो। रश्मि हल्की आवाज़ में बोलती हैं, तुम्हारे दोस्त प्रीतम के घर गया है। बीर सोचता है कहीं विवेक का गुस्सा वो लोग मासूम अक्षत पर न उतारे। तभी बीर को अक्षत का कॉल आता है। अक्षत ने बताया कि पूर्वी ने सुसाइड किया है। बीर हकलाते हुए बोलता है, कौन से अस्पताल में हो तुम। रश्मि और बीर वहाँ से निकलने को होते हैं, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। जब दरवाज़ा खोला तो बीर और रश्मि के होश उड़ गए। सामने बीर का बड़ा बेटा विवेक था, किसी लड़की के साथ। दोनों ने माला पहनी हुई थी। बीर जी कुछ बोलते उससे पहले विवेक ही बोलता है, पापा मुझे माफ़ करना। बीर और रश्मि कुछ बोले बिना ही वहाँ से चले गए। दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। रास्ते में बीर भीगी आंखों से बोलता है, शायद मेरे लाड प्यार ने विवेक को बिगाड़ दिया है। अस्पताल पहुँचते ही प्रीतम अपने मित्र बीर को गले लगा लेता है। बीर बोलता है, कैसे हुआ ये सब। प्रीतम जी बोलते हैं कि पूर्वी को विवेक का कॉल आया था, उसने बताया कि उसने शादी कर ली है। जब पूर्वी ने अपने प्यार का वास्ता दिया तो उसने पूर्वी के लंगड़ेपन का मजाक बनाया। पूर्वी ने गुस्से में कॉल काट दिया। इतना बोलते ही प्रीतम जी रुक गए और आगे अक्षत ने बताया कि मैं जब पूर्वी से मिलने उसके कमरे में गया तो कमरे का दरवाज़ा बंद था। जब मैंने खिड़की से देखा तो पूर्वी जहर की बोतल लिए खड़ी थी। मैंने पूर्वी को रोका लेकिन पूर्वी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी आवाज़ सुनकर अंकल जी भी वहां आ गए। इससे पहले मैं दरवाज़ा तोड़ता पूर्वी जहर की गोलियां खा चुकी थी। मैंने तुरंत पूर्वी को उठाया और अपनी गाड़ी में रखा। फिर मैं और अंकल जी पूर्वी को अस्पताल ले गए। तभी डॉक्टर बोलता है, अच्छा हुआ जो आप इन्हें सही वक्त पर अस्पताल ले आए, वरना इनकी जान भी जा सकती थी। प्रीतम जी ने अक्षित को गले से लगा लिया। रश्मि और बीर सिंह जी ने एक दूसरे को देखा। रश्मि ने अक्षत और पूर्वी के शादी की इजाज़त बीर को दे दी। अक्षत ने जब दरवाज़ा तोड़ा था तो अक्षित के हाथ में चोट लग गई थी। अक्षत पट्टी करवा देता है। रश्मि अक्षत को घर भेज देती है। अक्षत घर के लिए निकलता है, जहां अक्षत की मुलाकात आलिया से होती है। अक्षत हैरान होकर पूछता है, तुम यहाँ कैसे। दोनों एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। तभी विवेक आता है और बोलता है, ये तुम्हारी भाभी हैं। विवेक को देखकर अक्षित आग बबूला हो जाता है। अक्षत गुस्से में अपने भाई की कमीज का कॉलर पकड़ लेता है। विवेक भी गुस्से में अक्षत का कॉलर पकड़ लेता है और बोलता है, तेरी इतनी हिम्मत जो अपने भाई से इतनी ऊंची आवाज़ में बात करे। अक्षत बोलता है, तुम्हारी वजह से पूर्वी आज अस्पताल में है। विवेक तंज करके बोलता है, वो बेचारी अब जीकर भी क्या कर सकती है, अपाहिज हो गई है बेचारी, कौन करेगा उससे शादी। उसने खुदकुशी मेरी वजह से नहीं की। विवेक की इतनी घटिया बात सुनकर आलिया भी हैरान थी। अक्षत विवेक से बोलता है, सोच तो तुम्हारी अपाहिज हो गई है भैया। अक्षत आलिया की तरफ देखकर बोलता है, बहुत पछताओगे भाई तुम। विवेक आलिया से पूछता है, तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे क्या। आलिया बोलती है, हाँ स्कूल से जानते हैं। अक्षत थोड़ा सोचकर बोलता है, और ये मेरे दोस्त की प्रेमिका थी। जब तक उसके पास पैसे थे तब तक उसके साथ थी, जब वो कंगाल हो गया तो फालतू का बहाना बनाकर उसे छोड़ दिया। विवेक बोलता है, तुझे बहुत हमदर्दी हो रही है पूर्वी से, तो तू शादी कर ले उससे। अक्षत हैरानी से अपने भाई को देखकर बोलता है, न जाने क्यों आज मुझे आपको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे मैं आपको पहली बार देख रहा हूँ। आपकी सोच इतनी गिर भी सकती है, मैं ये सोच भी नहीं सकता था।
कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहने में। विवेक गुस्से में बोलता है, अपनी जुबान बंद कर वरना अच्छा नहीं होगा। अक्षत हंसते हुए बोलता है, आपकी गलती का एहसास तो आपको आलिया ही कराएगी। हीरे को ठुकरा कर जिसे आपने अपनाया है वो हीरा नहीं कोयला है, इसका अंदाज़ा आपको बहुत जल्द हो जाएगा। विवेक और आलिया अक्षत की बातों को अनसुना करके अपने कमरे में चले जाते हैं। अक्षत भी अब अस्पताल आ गया था, जहां अक्षत को मालूम होता है कि अब पूर्वी खतरे से बाहर है। रश्मि, वीर और प्रीतम तीनों ने अक्षत और पूर्वी की शादी के बारे में सोच लिया था। बस अब उन्हें अपने बच्चों से बात करनी थी, यानी अक्षत और पूर्वी से। आलिया को विवेक की पुरानी मंगेतर पर दया आ रही थी। आलिया सोचती है, अगर कल ये हादसा मेरे साथ होगा तो क्या विवेक मुझे भी छोड़ देगा? अस्पताल में दोनों परिवार अक्षित और पूर्वी के समक्ष अपनी बात रखते हैं, जिसे सुनकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। फिर दोनों एक साथ शादी के लिए ना बोलते हैं। अक्षत अपने पापा से बोलता है, पापा, पूर्वी एक अच्छी लड़की है और मुझसे 3 साल भी बड़ी है। वीर और प्रीतम दोनों साथ में बोलते हैं, बेटा, आज के ज़माने में इतना उम्र कोई मायने नहीं रखता है। पूर्वी भी बोलती है, वो अकेले ही ज़िंदगी गुजार लेगी, लेकिन अक्षत से शादी नहीं करेगी। वीर और प्रीतम दुखी थे क्योंकि दोनों में से कोई भी तैयार नहीं था शादी के लिए। कुछ ही दिनों में पूर्वी अस्पताल से घर आ गई। तब पूर्वी को मालूम चला कि विवेक ने शादी कर ली है। पूर्वी अतीत के पन्नों में खो जाती है। जब अक्षत स्कूल में था, इस वक्त अक्षत ने अपने कुछ दोस्तों को मिलवाया था। उन्हीं में से एक आलिया भी थी, जो उम्र में काफ़ी छोटी थी। वो छोटी सी लड़की आज इतनी बड़ी हो गई है कि उसने पूर्वी से उसका प्यार छीन लिया। पूर्वी ने अपने माता और पिता की खुशी के लिए अक्षत से शादी के लिए हाँ कर दी। उर्मिला और वीर के बार बार समझाने पर अक्षत भी शादी के लिए तैयार हो गया, लेकिन अक्षत शादी के बाद विवेक और उसकी बीवी से दूर रहना चाहता था। वीर और उर्मिला ने फिर से अपने बच्चों को खो दिया। शादी के बाद उर्मिला जी अपने छोटे बेटे अक्षत को अपने साथ रखना चाहती थी, लेकिन मजबूरी की वजह से आज अक्षत फिर से उर्मिला और वीर जी से दूर हो गया था। कुछ ही दिनों में पूर्वी और अक्षत ने शादी कर ली। शादी के बंधन में दोनों ऐसे बंधे कि अब दोनों एक दूसरे से कम बात करते थे। विवेक और आलिया भी अब दूसरे शहर चले जाते। विवेक का तबादला दूसरे शहर में हो गया था। अब उर्मिला और वीर ने अपने छोटे बेटे और बहू को अपने पास बुला लिया। अक्षत और पूर्वी एक ही कमरे में 2 अनजानों की तरह रहते थे। प्रीतम और वीर ने उन्हें बताया कि अब उन्हें अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू करनी चाहिए। अक्षत कोशिश कर रहा था, लेकिन पूर्वी तो मानो जैसे विवेक के छोड़ जाने के गम से अभी तक वहीं ठहर गई हो। पूर्वी और अक्षत के बीच जो थोड़ी बहुत दोस्ती भी थी, वो भी शादी के बंधन में कहीं खो गई थी। पूर्वी पूरा दिन घर में अकेली बैठी रहती। अक्षत कभी कभी पूर्वी को घुमाने बाहर ले जाता, लेकिन वहाँ भी अक्षत ही बोलता रहता। पूर्वी चुपचाप रहती, उसकी बात सुनती। अक्षत को भी पूर्वी की चिंता होने लगी थी, कहीं दुख को दिल में रख कर पूर्वी कोई गलत कदम न उठा ले। अक्षत पूर्वी की छोटी छोटी चीज़ों में खुशी ढूंढ लेता था। अगर कभी पूर्वी ने प्यार से थोड़ी बात कर ली तो मानो अक्षत का दिन बन गया हो। अक्षत को ऐसा लगता जैसे पूर्वी विवेक के गलती की सज़ा उसे दे रही है। अक्षत अब पूर्वी से एक तरफ प्यार करने लगा था। अपनी पत्नी के लिए एक तरफा प्यार सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन आज भी बहुत से शादीशुदा जोड़े ऐसे हैं जो एक तरफा प्यार के दम पर शादी जैसा पवित्र रिश्ता निभा रहे हैं। अक्षत कोशिश करता था कि वो पूर्वी को फिर से जीना सिखाए। अक्षत की कोशिश देखकर पूर्वी अक्षत को समझाती है, अक्षत, तुम अच्छे लड़के हो, तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो। मैं तो अपाहिज लड़की हूँ, मेरे साथ खड़े रहने में तो तुम्हें शर्म आएगी। अक्षत प्यार से पूर्वी को समझाता है, पूर्वी, तुम मेरी बीवी हो, तुम्हें प्यार करना मेरा हक है, ये हक मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मुझे तुम्हारे साथ खड़े होने में क्यों शर्म आएगी, बल्कि मुझे तुम्हें अपनी बीवी कहने में गर्व होगा। पूर्वी उदास होकर बोलती है, मैं अब भरोसा करने से डरती हूँ। मैं जब भी तुम्हें देखती हूँ मुझे विवेक का धोखा नजर आता है। अक्षत उदास होकर बोलता है, जब तक आप इस रिश्ते को दिल से नहीं निभाओगी उस वक्त तक मैं कभी अपनी मोहब्बत आप पर नहीं थोपूंगा। पूर्वी के दिल में अभी तक विवेक की मोहब्बत थी। विवेक और पूर्वी एक दूसरे को बचपन से प्यार करते थे।
विवेक को दिल से निकालना पूर्वी के लिए इतना आसान नहीं था, क्योंकि पूर्वी ने बचपन से ही विवेक का सपना देखा था। उसके अलावा वो शादी जैसे रिश्ते में किसी और को सोच भी नहीं सकती थी। पूर्वी ये सोच ही रही थी कि तभी अक्षत को कुछ याद आ गया और वह बिना पूर्वी से कुछ बोले वहाँ से चला गया। पूर्वी को लगा कि अक्षत उसकी बातों से नाराज़ हो गया है। अक्षत अपने माता पिता के पास गया। वहाँ उसने अपने माँ पापा से कुछ बात की। उसके बाद बाहर चला गया। जब अक्षत बाहर से आया तो उसके हाथों में बहुत सारी मोटी मोटी किताब और पढ़ाई लिखाई के सामान थे। अक्षत पूर्वी के पास आया। पूर्वी ने कहा, सॉरी अक्षत, मैंने। तभी अक्षत के सामानों पर पूर्वी की नज़र गई। पूर्वी ने कहा, अक्षत, इन सारे भारी भारी बैग्स में क्या है? अक्षत ने सभी बुक्स और किताब निकालना शुरू किया और पूर्वी से कहा, पूर्वी, मैं जानता था, भैया ने मुझे बताया था कि तुम्हारा सपना पढ़ लिख कर सिविल सर्विस ज्वाइन करना था और तुम पढ़ाई में बहुत अच्छी हो, और माँ पापा ने भी मुझे बताया था, लेकिन किसी कारण तुम्हारा सपना पूरा नहीं हो पाया। तुम्हारा जो सपना अधूरा रह गया था वो सपना अब पूरा करने का समय आ गया है। तुम्हारे पास समय भी है और मौका भी। अपने उस सपने को पूरा करो और अपनी ज़िंदगी को किसी के ऊपर भार बढ़ने से रोको, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास ना हो कि कोई तुम पर तरस खाकर तुम्हारी ज़िंदगी को संवारना चाहता है। पूर्वी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने कहा, अक्षत, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल पाऊंगी। अक्षत ने कहा, पूर्वी, इसमें सिर्फ तुम्हारा ही नहीं, मेरा भी स्वार्थ छुपा हुआ है, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को किसी के सामने शर्मिंदा होते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। उसे सर उठाकर चलते हुए देखना चाहता हूँ। वह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी होगी। अक्षत की बात सुनकर पूर्वी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। उसने अपने मन में सोच लिया था कि वह अक्षत का अरमान और अपना सपना ज़रूर पूरा करेगी, और विवेक उसकी ज़िंदगी से तो निकल ही चुका है, अपने दिल से भी निकाल कर हमेशा के लिए बाहर कर देगी। तभी वीर सिंह जी भी अपनी पत्नी के साथ आए और बोले, हाँ बेटा, हम तुम्हें इस घर में अपनी बेटी बना कर लाए हैं, बहू नहीं। और जब हमारी बेटी दुखी रहती है तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। हम भी चाहते हैं कि तुम हमेशा खुश रहो और हंसते खिलखिलाते रहो, और यह तभी संभव है जब तुम्हारा आत्मविश्वास वापस आएगा। पूर्वी, तुम सिविल सर्विस निकाल सकती हो और तुम इस परीक्षा में ज़रूर सफल होगी, क्योंकि तुम्हारे माता पिता हमेशा तुम्हारे साथ हैं और उनका आशीर्वाद भी। पूर्वी अब बहुत खुश रहने लगी थी। अब सिर्फ उसका ध्यान पढ़ाई में रहता। नेगेटिव बातों को अब बिल्कुल नहीं वह सोचती थी। अब वह अक्षत को भी इग्नोर नहीं करती थी। अक्षत की सभी बातों को सुनती थी, उससे बात करने के बहाने भी ढूंढती थी। ज़्यादातर समय उसकी पढ़ाई में निकल जाता था और कुछ समय मोबाइल में नेट पर चीज़ें सर्च करने में, क्योंकि पूर्वी ने कोचिंग क्लासेस नहीं ज्वाइन किया था, इसलिए वह चीज़ें नेट पर देखकर पढ़ती थी। अक्षत जब भी घर में आता तो पूर्वी को पढ़ाई करते हुए देखता तो बहुत खुश होता था। पूर्वी को खुश देखकर उसे एहसास होने लगा था कि उसने पूर्वी का दिमाग पढ़ाई की तरफ लगाकर उसकी खुशियाँ वापस कर दी है। जब कभी देर रात तक पूर्वी पढ़ाई करती और अक्षत लैपटॉप पर अपना काम करता तो अक्षत दोनों के लिए कॉफ़ी बना कर लाता और पूर्वी को देता। पूर्वी भी अक्षत की तरफ खींचने लगी थी। वह पढ़ाई के बीच बीच में से चुपके से अक्षत को देखती रहती। उसके लिए अब उसके दिल में जज्बात जागने लगे थे। अक्षत भी इन सभी बातों को महसूस कर रहा था, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं उठाना चाहता था। वह चाहता था कि पूर्वी उससे प्यार की पहल करे। अक्षत पूर्वी को घुमाने भी ले जाता और अपने दोस्तों से मिलवाने भी। अगर अक्षत के किसी भी दोस्त के घर कोई पार्टी होती तो वह बिना पूर्वी को लिए नहीं जाता। पूर्वी कितनी भी मना करती, लेकिन वह व्हील चेयर पर उसे बैठा कर ले जाता। एक बार एक दोस्त की पार्टी में अक्षत पूर्वी को लेकर गया। सब लोग अक्षत की बहुत तारीफ करते थे कि अपनी पत्नी को कितना प्यार करता है और कितना सम्मान देता है, लेकिन सबकी सोच एक जैसी, एक समान नहीं होती है। उसी में से किसी ने पूछा, यह अक्षत की पत्नी है ना? तो अक्षत के किसी दोस्त की बीबी ने कहा, हाँ, अक्षत की पत्नी है। बेचारे की किस्मत फूट गई कि अक्षत के गले पड़ गई। इसके भाई की पत्नी बनने वाली थी, लेकिन भाई ने अपाहिज से शादी करने से मना कर दिया, तो मजबूरी में अक्षत को उससे शादी करनी पड़ी।
अच्छत भी बिल्कुल खुश नहीं है उसके साथ। जिंदगी भर का दर्द उसे मिल गया है। वह अपाहिज उसे क्या खुशी दे सकती है। लेकिन अच्छत भी क्या करे, माँ पापा की इज्जत के लिए उसे झुकना पड़ा। यह बातें पूर्वी के कानों में भी पड़ी। उसकी आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। पूर्वी के साथ साथ अच्छत ने भी इस बात को सुना। अच्छत ने पूर्वी को ले जाकर अपने दोस्त की वाइफ से कहा, नमस्ते भाभी, इनसे मिलिए, यह है मेरी पत्नी पूर्वी। और भाभी, आपसे किसने कहा कि मैं इनसे मजबूरी में शादी किया हूँ। यह कितनी काबिल और कितनी टैलेंटेड है, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा। और पूर्वी मेरी खुशी है, मेरी मजबूरी नहीं। मैंने उनसे किसी भी मजबूरी में शादी नहीं किया था। यह तो ऐसी हैं कि कोई भी इनसे प्यार करने लगेगा। मेरे भैया बदनसीब थे जो इनकी कीमत नहीं समझ पाए। और यह हीरा है, हीरा, और हीरे की परख जौहरी को ही होती है। हर कोई उसे नहीं परख सकता है। और भाभी, दुर्घटनाएं तो किसी के साथ भी घट सकती हैं, आपके साथ भी। तो क्या आपको अपाहिज कहकर अपमानित किया जाए? और कोई अगर आपसे कहे कि आप किसी को कोई खुशी नहीं दे सकती हैं, तो आपको कैसा महसूस होगा? मेरी खुशियाँ पूर्वी से ही शुरू होती हैं और पूर्वी पर ही ख़त्म। अच्छत की बात सुनकर उसके दोस्त की पत्नी के सर शर्म से झुक गए थे। और बहुत से लोग ऐसे भी थे जो अच्छत की बात सुनकर तालियां बजाने लगे। अच्छत ने कहा, भाभी, अगर हम किसी इंसान को खुशी नहीं पहुंचा सकते हैं तो उसे तकलीफ भी देने का हमें कोई अधिकार नहीं है। यह बात आप याद रखिएगा। और वह इतना कहकर पूर्वी को लेकर घर चला आया। पूर्वी आज पहली बार अच्छत के सीने से लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। अच्छत ने कुछ देर तक पूर्वी को रोने दिया, क्योंकि वह चाहता था कि उसके सारे दुख आंसू बनकर बाहर निकल जाएं। जब पूर्वी कुछ शांत हुई तो वह शर्माते हुए उसके सीने से हटती हुई बोली, सॉरी अच्छत, वो मैं भावनाओं में। तभी अच्छत ने उसकी बात को बीच में काट कर बोला, मुझे बुरा बिल्कुल नहीं लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं तो चाहता हूँ कि तुम फिर से मेरे गले लग जाओ। इतना कहकर अच्छत मुस्कुराने लगा और पूर्वी भी शर्माती हुई हंसने लगी। अच्छत ने कहा, वैसे एक बार बोलो तो दीपक की वाइफ को फिर से बुलाऊं, ताकि मुझे ऐसी ही झप्पी मिले। पूर्वी शर्माते हुए दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपा ली और अच्छत मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। अब पूर्वी ने ठान लिया था कि जब उसका पति उसके साथ है तो वो किसी भी बातों को ध्यान न रखते हुए, सिर्फ अपने पति की भावनाओं को समझते हुए यह परीक्षा जरूर क्लियर करेगी। अब पूर्वी पहले से भी ज़्यादा जी जान से पढ़ाई में लग गई थी। अच्छत उसे बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करता था और इस बीच दोनों का प्यार भी परवान चढ़ रहा था। कभी कभी अच्छत पूर्वी को कनखियों से देखता तो पूर्वी भी अच्छत से बात करने और उसे देखने के बहाने ढूंढा करती थी। अच्छत पूर्वी का बहुत ख्याल रखता था। अच्छत का प्यार और अच्छत की सेवा से पूर्वी की हालत में सुधार आने लगा था। कुछ ही महीनों में पूर्वी का पैर लगभग ठीक हो गया था। पूर्वी को अब सीढ़ी चढ़ने में थोड़ी दिक्कत होती थी। अच्छत का ख्याल रखना पूर्वी को अच्छा लगता था। अब पूर्वी और अच्छत की दोस्ती भी होने लगी थी। पूर्वी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रहने लगी थी। प्रीतम सिंह जी भी बहुत खुश थे, क्योंकि अब पूर्वी को देखकर कोई भी नहीं बोल सकता था कि वह कभी अपाहिज थी। उसके कुछ दिन बाद पूर्वी के यूपीएससी के एग्ज़ाम भी आ गए। पूर्वी ने अपने पैरों पर चलते हुए जाकर यूपीएससी के एग्ज़ाम दिए थे। उसके सारे पेपर बहुत ही अच्छे गए थे। कुछ ही दिनों में अच्छत और पूर्वी की शादी की सालगिरह है। इसी सालगिरह में विवेक और आलिया भी आए थे। अच्छत खुश नहीं था विवेक के आने से, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि पूर्वी को फिर किसी तरह की परेशानी हो। लेकिन उसने विवेक को आने दिया, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनके मम्मी और पापा को कोई दिक्कत हो। शादी की सालगिरह में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा और नकली हंसी दिखाई। विवेक अच्छत को सुनाते हुए कहता है, तो आखिर तुमने मेरे बचपन की मंगेतर से शादी कर ली। अच्छत भी हंसते हुए बोलता है, तुमने भी तो मेरी दोस्त से शादी की है। तभी पूर्वी आती है। विवेक हैरानी से बोलता है, तुम तो अब ठीक लग रही हो, ये चमत्कार कैसे हुआ? पूर्वी हंसते हुए कहती है, ये तुम्हारे भाई और मेरे प्यारे पति अच्छत के प्यार और सेवा का असर है। आप दोनों को शादी की सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो, आलिया ने कहा। पूर्वी आलिया को सुनाते हुए कहती है, तुमने अपनी शादी की सालगिरह में हमें नहीं बुलाया।
आलिया बताती है कि उन दिनों मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसलिए सालगिरह नहीं मना पाए। अक्षत दुखी होते हुए बोलता है, आलिया तुम्हारी मम्मी ठीक है अब? विवेक अक्षत को डांटते हुए कहता है, नाम मत ले, भाभी है तेरी, अब तेरी वो दोस्त नहीं रही है। अक्षत माफ़ी मांगते हुए कहता है, सॉरी भाभी। आलिया अक्षत को दुखी होते हुए हल्की आवाज़ में बोलती है, कोई बात नहीं देवर जी। आलिया गुस्से से विवेक को देखती है। विवेक बार बार पूर्वी को देखे जा रहा था, जैसे पूर्वी को छोड़कर उसने कोई गलती कर दी हो। उर्मिला जी यानी अक्षत की माँ आज बहुत खुश थी दोनों बेटों से मिलकर। विवेक को पछतावा था पूर्वी को छोड़ने का। विवेक पूर्वी से बात करने जाता है। वह पूर्वी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, पूर्वी मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमको छोड़कर आलिया से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। पूर्वी मुस्कुराते हुए कहती है, लेकिन मुझे तुम्हारे ठुकराए जाने का कोई अफसोस नहीं है। ना तुम मुझे ठुकराते, ना मुझे अक्षत जैसा जीवन साथी मिलता। मैं अक्षत के साथ बहुत बहुत खुश हूँ। तुमने मुझे जिस हालत में छोड़ा था, मुझे इस बात का एहसास कर लेना चाहिए था कि तुम खुद मेरे काबिल नहीं थे। जो अपनी मंगेतर को तकलीफ़ की अवस्था में शादी करने से मना कर सकता है, वह इंसान जीवन भर किसी का साथ क्या निभाएगा। और मुझे इस बात का गर्व है कि अक्षत मेरा जीवन साथी है। आज मैं जो भी अपने पैरों पर खड़ी हूँ तो वह अक्षत की ही बदौलत हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि अक्षत जैसा इंसान मेरा जीवन साथी है। यह कहकर पूर्वी जाने लगती है। अक्षत जब विवेक को पूर्वी की तरफ आते देखता है तो उसके पीछे आया था। दोनों की बात सुनकर बहुत खुश होता है और पूर्वी की बात सुनकर अक्षत की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पूर्वी की बात सुनकर विवेक को बहुत गुस्सा आता है। वह पूर्वी के पीछे आता है। तभी अक्षत आ जाता है और बोलता है, पूर्वी मैं तुम्हें बहुत देर से ढूंढ रहा हूँ, तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो तुम्हें पापा बुला रहे हैं। और वह पूर्वी का हाथ पकड़कर उसे लेकर चला जाता है। विवेक गुस्से में पार्टी से निकलता है। विवेक काफ़ी नशे की हालत में था। विवेक सोच रहा था, मैंने पूर्वी को छोड़कर अच्छा नहीं किया। शायद इसलिए विवेक और आलिया के बीच में कभी प्यार नहीं हो पाया। विवेक नशे की हालत में अपनी गाड़ी का बैलेंस खो देता है और गाड़ी एक चट्टान से टकरा जाती है। कुछ अच्छे लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया। उन्हीं में से किसी ने उसको पहचान लिया और तुरंत बीर सिंह जी को कॉल किया। पूरा परिवार अस्पताल पहुंच गया, जहां उन्हें मालूम चला कि विवेक का अब एक पैर नहीं है। विवेक अब कभी नहीं चल पाएगा। विवेक अब अपाहिज हो गया है। विवेक के एक्सीडेंट के दूसरे दिन ही पूर्वी का रिजल्ट भी आ गया और पूर्वी ने यूपीएससी क्लियर कर लिया था। घर में सब लोग बहुत खुश थे, लेकिन विवेक की वजह से सबके चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी। कुछ ही दिनों में विवेक भी घर आ गया, जहां आलिया ने उसे छोड़ने की बात कही। आलिया रोते हुए बोली, ये सब तुम्हारे कर्मों का नतीजा है विवेक। जो तुमने पूर्वी के साथ किया था, आज तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। पूर्वी और अक्षत ने आलिया को बहुत समझाया, लेकिन आलिया नहीं मानी। आलिया ने दुखी होते हुए कहा, अगर कभी विवेक ने मुझसे प्यार किया होता तो शायद मैं उसके साथ रुकने का सोचती, लेकिन विवेक हमेशा से ही पूर्वी को ही प्यार करता था। पूर्वी के साथ जो विवेक ने किया, उसका पछतावा विवेक को हमेशा से था। कुछ ही दिनों में आलिया और विवेक का तलाक हो गया। वहीं पूर्वी अब अपनी ज़िंदगी में बहुत आगे निकल चुकी थी। फिर भी वो अपने ड्यूटी के साथ साथ अपने सारे फ़र्ज भी निभाती थी और अक्षत ने विवेक का ख्याल रखने की सोची। अक्षत और पूर्वी को खुश देखकर विवेक के दिल में हमेशा एक टीस रहती थी कि काश मैं यह गलती नहीं किया होता तो आज मेरा भी खुशहाल परिवार होता। लेकिन पूर्वी अब विवेक की देखभाल सिर्फ अपने पति के बड़े भाई और एक अपाहिज की तरह से करती थी। विवेक के लिए उसके दिल में सिर्फ सहानुभूति थी और कुछ नहीं। जो कर्म हम इस जिंदगी में करते हैं, उसका परिणाम भी हमें इसी जिंदगी में मिलता है। इसलिए ज़िंदगी में अच्छे कर्म करें। फल थोड़ा देरी से मिलेगा, लेकिन मिलेगा ज़रूर। यह कहानी आपको कैसी लगी, आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।